मगर मैं ये कहता हूँ कि मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का एक ऐसा सिपाही हूँ जो हमेशा अकबरुद्दीन अवैसी की आर्मी का एक मेंबर हूँ। तो आप जानते हैं कि हमारी ताकत क्या है, अकबरुद्दीन अवैसी की ताकत क्या है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ताकत क्या है। हम लोग सीने पे गोली खाते हैं, पीठ नहीं दिखाते। वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का सिपाही आपके बीच में खड़ा हुआ है और ये चौरस्ते से ये कहता है कि इंशाअल्लाह ताला जब कभी भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एक वर्कर को आवाज दो या एक लीडर को आवाज दो, हमेशा आपके बीच में रहेगा और ये बता देगा कि मजलिस कोई कमजोर जमात का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आपके बीच में रहना चाहती है। हमको मालूम है मसाइल तो रहते हैं, जिंदगी भर मसाइल रहने वाले हैं, मसाइल के लिए हर हमेशा आगे बढ़ के रहते हैं, मगर मसाइल से हटके भी एक चीज है, आप ये सोचिए मसाइल आएंगे, मसाइल कंप्लीट हो जाएंगे, मगर जब कभी भी खुदा ना खास्ता आप लोगों पे परेशानी आएंगी तो मैं कहता हूँ आपका ये उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला हल्का नाम बल्ली से जब जीत के आएगा तो आपके दरवाजे पे ठहर के बता देगा किसी की मां नहीं चली कि इसके सामने आ जाए। और मैं आपसे वादा करता हूँ आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के ताल्लुक से कई साजिशें की जा रही है, मगर हमारा रास्त अगर मुकाबला है तो हमारा रास्त मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा रास्त मुकाबला फिरका परस्त ताकतों से है, हमारा रास्त मुकाबला बीजेपी से है, हमारा रास्त मुकाबला तेलुगु देशम से है, हमारा रास्त मुकाबला विश्व हिंदू परिषद से है, बजरंग दल से है, आरएसएस से है, शिवसेना से है, परवीन तोगाड़िया से है, एलके अडवाणी से है, वो मुरली मनोहर जोशी से है, और इन सब के अलावा हमारा अगर मुकाबला है तो वो नरेंद्र मोदी से है। हमारा मुकाबला है तो नरेंद्र मोदी से है। आज फिरका परस्त ताकतें ये समझती है कि ये नरेंद्र मोदी को बता देकर ये सोच रही है कि ये नरेंद्र मोदी, मैं आपसे कह देता हूँ नरेंद्र मोदी ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान के तख्त पे बैठेगा, मगर मैं आपसे कहता हूँ जब तक ये सेक्युलर मुसलमान जिंदा है, ये गयूर मुसलमान जिंदा है, बेशक हिंदुस्तान का तख्त तो दूर की बात है, मगर हमारे में ताकत है कि तख्त पे लिटाने की। इंशाअल्लाह आप लोग साथ देंगे तो हम आने वाले दिनों में तख्तों ने इसको तख्त पे लिटाकर बताएंगे ये हमारी ताकत है। हम जानते हैं ये जो फिरका परस्त ताकत सोच रही है कि नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने के बाद ये लोग समझते हैं, ये चंद्रबाबू नायडू ये समझता है कि नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ने के भांगड़ा डैश करने से हैदराबाद है, यहाँ से जब कभी भी आवाज निकलती है तो हर आदमी जानता है ये विजयनगर कॉलोनी का लेबर अड्डा है, यहाँ पर हम एक पैर पटकेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा मोदी, तुम सोच लो। तुम चंद्रबाबू नायडू के हाथ में हाथ डालने के ये सोच रहे जो अपने सुधरे को साथ नहीं दिया तो तुमको क्या साथ देगा। अरे बाबू तुम सोच रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से टक्कर लेंगे। अरे बाबू तुमको चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे में दम है तो आके जाफर हुसैन मिराज के सामने ठहर के बताओ, उसके बाद बता दूंगा कि जाफर हुसैन मिराज की ताकत क्या है। जाफर हुसैन मिराज ऐसी जमात के साथ ठहरा हुआ है कि तुम्हारी तो ताकत दूर की बात है, अगर तुम भी आ जाएंगे तो तुम्हारी भी जमानत सब करके हमारे भाया बता देंगे। अरे बाबू तुम्हारे चलने वाले नहीं है। ये मोदी ये सोचता है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अरे मोदी हम जानते हैं, हमको भी मालूम है। अरे मोदी तुम जब खुश हुए बीजेपी को बर्बाद करे, तुम जब खुश हुए बीजेपी को बर्बाद करे, हमको मालूम है तुम बहुत खुश हो रहे हैं, खुश होते रहो, हमको कोई पता नहीं, हम जो चाहे सोच सकते हैं। और ये जो आपके बीच में मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आज से कुछ महीने पहले ये मोदी कह रहा था कि कुत्ते का बच्चा, अरे कुत्ते के बच्चे मैं तुमको कहता हूँ, तुम जो ये डायलॉग मार रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरे एक दोस्त 2 महीने पहले गुजरात अहमदाबाद गए थे, वो एक व्यापारी थे, वो व्यापारी एक होटल में रुके हुए थे, रात में शाम हुई, खाना खा के जब चहल कदमी कर रहे थे तो आपको मालूम है रात में बहुत जंगली कुत्ते रोडों पे निकलते हैं, बहुत जंगली कुत्ते रोडों पे निकलते हैं। तो उनके पीछे एक जंगली कुत्ता लग गया, तो उन्होंने सोचा इसको कैसे हटा लो। रोड पे एक जमीन पर पत्थर था, उसको हाथ से उठाने गए तो पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये मुल्क का कौन सा शहर है या कुत्तों को खुला छोड़े और पत्थरों को बांध
के रखे और कपड़ों से बांध के रखे। तो मैं कह देता हूँ मोदी, यहाँ हमारे लोग जो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, हमारे पास बहुत बड़ा फन है, हम कुछ नहीं करते, खाली घूर के देख के तुम्हारे जिस्म पे पपई मर देते, उसके बाद का हाल क्या है? सब जानते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है, हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है। हमारा जो भी मुद्दा होता है वो डेवलपमेंट के लिए होता, ना कि किसी हट पे। असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी तकरीर में कहा था, तेलंगाना में 119 एमएलए की सीट है, 119 एमएलए के अंदर सिर्फ 7 मुस्लिम एमएलए इलेक्ट होते हैं। वो 7 मुस्लिम एमएलए कोई और जमात के नहीं, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐ कांग्रेस वालों, तुमसे भी पूछना चाहता हूँ, अगर तुम कौन सा चोला पहने हो, क्या हमारे भाई को तुम इलेक्ट नहीं कर सकते? आज हम यहाँ से ठहरते हैं तो हमारे पीछे नए नए तरीके से लगा देते हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ कई मुस्लिम इंडिपेंडेंट एमएलए ठहरा है, इंडिपेंडेंट एमएलए के लिए ठहरा है ताकि मजलिस के वोट काटे और बीजेपी के रास्ता को खराब करे। मैं कहता हूँ, ये गयूर मुसलमान है, ये सरजमीन नामपल्ली है, यहाँ पर हर एक को पता है वोट किसको देना है, किससे काम लेने का है। ये जो उन लोग का मंसूबा है कभी पूरा नहीं होगा। हमको तो जानते हैं, हम हमारा मुकाबला अगर रात मुकाबला है तो नरेंद्र मोदी से है। ये फिरका परस्ती आज इतनी बढ़ चुकी है, ये फिरका परस्त, ये लोग ये सोचते हैं सीट दिया है, इसका मतलब क्या है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है। बेशक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात का नाम है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक सेकुलर लीडर है, वो एक नेशनल लीडर है, वो दलितों के लीडर है, वो बीसी के लीडर है, वो माइनॉरिटीज के लीडर है, वो क्रिश्चियंस के लीडर है, वो हर एक के लीडर है। उसी तरह अकबरुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ भी नई नई साजिशें रचाई जा रही है। मगर मैं आपसे कह देता हूँ, 30 अप्रैल को आपको सोचना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वोट कैसे देना चाहिए, क्योंकि आज आप जान लो 30 अप्रैल वही दिन है जिस दिन अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था। कातिलाना हमला जो हुआ था 3 साल पहले 30 अप्रैल को 11:15 बजे हुआ था। मगर आज आपको सोचना चाहिए अकबरुद्दीन अवैसी का बदला कैसे लिया जाए, बुलेट का बदला बैलेट से लिया जाए। आप अपने वोटा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका पोलिंग परसेंटेज 90 से 95% हो, बल्कि 100% हो। उसकी वजह यह है कि अगर हमारा परसेंटेज बढ़ेगा तो इन लोगों को पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। आज हिंदुस्तान के अंदर एक साजिश रचाई जा रही है। हम समझते हैं कि हमारा वो लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक जमाने से ये काम कर लेती आ रही है। सबसे निकलिए, बटन के बटन पे वोट डालिए और आपका एक एक कीमती वोट, एक वोट एमएलए के लिए डालिए, दूसरा एमपी के लिए डालिए। चूंकि वक्त का तकाजा है, उस हिसाब से आपको अपना कीमती वोट पूरे 100% के हिसाब से मजलिस को। मैं ये दुनिया से भी चले गया तब भी मजलिस की जीत यहाँ से होगी। दोबारा कोई ना कोई आएगा और ये फिर से बता देगा। ऐसे लोगों को हम हरगिज़ नहीं करेंगे। मगर मैं आपसे कह देता हूँ, आपके भाई में इतनी ताकत है, किसी की मां नहीं जनी कि कोई चीज आके सामने ठहर जाए। अरे ऐसे गोलियों को तो मैं क्रोसन की गोली समझ के निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। मगर ये दुश्मनों को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, अदबन दरखास्त करता हूँ कि आप 30 तारीख को वतन को वोट दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। मगर इंशाअल्लाह ताला जो कुछ भी है, मैं एक दिन जरूर इन लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। जब मरकजी जलसा रहेगा तो मेरा सबका गरजना सुनना, उसके बाद बोलना। अगर यहाँ से गरजूंगा, यहाँ से गरजूंगा, क्योंकि
क्योंकि मैं ये छोटे मासूम बच्चों से लड़ना ही नहीं चाहता। मैं जब भी लड़ूंगा वो लोगों से लड़ूंगा, हमेशा से लड़ूंगा, और एक ना एक दिन आपको बता दूंगा, अगर अल्लाह साथ दे दिया और सदर मोहतरम का हुक्म हुआ तो जरूर मोदी के खिलाफ लड़ के बताऊंगा, जरूर मोदी के खिलाफ लड़ के बताऊंगा, उसकी औकात बताऊंगा, उसको इतना परेशान करूंगा उन्हें खुद अपने घर में रोते बैठेगा, उन्हें खुद अपने घर में रोते बैठेगा। इसीलिए मैं आपसे तो दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग मुत्तहिद रहिए, बढ़िए मत, कोई तरीके से भी कई साजिशें होगी मगर साजिश में मत आइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना एक कीमती वोट दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।